GTV मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि इस वक्त पूरे रीजन में सूरत हाल बड़ी हंगामा खेज़ है। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त उज़्बेकिस्तान गए हैं, और उज़्बेकिस्तान को भी अगर आप देखें उस पस मंज़र में, यानी अफ़गान जंग के पस मंज़र में, तो वो भी एक अहम ही है जो तालिबान और इनके दरमियान जो जंग जारी है। फिर जनाब एक और ख़बर आई है जिसने तरह तशवीश की लहर दौड़ा दी है, और वो कोहिस्तान के इलाके में दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट के करीब एक बस का हादसा हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इस बात का कहा है कि इसका इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू भी की, अपने काउंटर पार्ट से दफ्तर ख़ारजा ने भी इसकी वजाहत की है, जिन पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। जिसमें 9 चीनी हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद दावे किए जा रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है इसमें बारूद था, धमाका था। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस बारे में कहा है, और यकीनन ज़्यादा गुफ्तगू तो काबुल पे ही होगी। हमारे साथ हैं दफ्तर ख़ारजा के दरमियान तर्जुमान ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब, फिर डॉक्टर हुमा बकाई मुमताज़ इंटरनेशनल अफेयर्स पे अबू रखती हैं होंगी, और सुमेरा ख़ान भी हमारे साथ तजज़िया निगार होंगी। लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ कि अपने चौधरी साहब से वजाहत कर लूँ बगैर किसी उसमें कंट्रोवर्शी इसको बनाए बगैर। और आज ग़ालिबन सपहर को हमारे चौधरी साहब ने इसकी वजाहत भी की है। इस बारे में क्या अभी तक खबरें हैं चौधरी साहब? ये जो दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो हुआ है हादसा, सानहा कहूँगा मैं से जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें एक बस जिसमें चाइनीज़ वर्कर्स भी थे और पाकिस्तान के कुछ सिक्योरिटी एहलकार, उनमें से कुछ जो है वो कीमती जानें ज़ाया हुई, और कुछ लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसमें हम तमाम पहलुओं से इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वाक़ये को, और इस स्टेज के ऊपर अभी हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी हैं, और इसके तमाम पहलुओं से देखा जा रहा है। जी नहीं, क्योंकि 2 खबरें आई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ थे खैर, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में बारूदी मवाद की तस्कीक हुई है। कुछ इस तरह की बात आई है। जी बरेलवी साहब, जिस तरह मैंने ये कहा कि इसमें इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और जितने भी पहलू हैं उसमें जाहिर है कि हर एंगल से उसे देखा जाएगा और देखा जा रहा है। तो जो ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर प्रोग्रेस होती है, वी विल बी हैप्पी टू शेयर फर्दर डिटेल्स विद यू। जी नहीं, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि सुमेरा बीबी और हुमा बकाई और इस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि ये बहुत हसास मामलात होते हैं। बयानात देने से भी इस पर ज़रा गुरेज करना चाहिए, लेकिन एक मौक़िफ़ आपका आ गया, और मेरे ख्याल में हम पहले भी कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी इससे कंसेंट हैं। और ये भी जो अभी मैं ज़रा एक क्विक गुफ्तगू कर लूँ इससे पहले कि मैं अफ़गानिस्तान पर आऊँ कि तालिबान की फतवात अपनी जगह, लेकिन उससे अहम जो एक हो रहा है वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी 17 और 18 जुलाई को इस्लामाबाद में, अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनके तर्जुमान होते हैं गुफ्तगू की है ज़बीउल्लाह मुजाहिद से, तो मैं एक क्विक गुफ्तगू सुना दूं। और इनको भी मैंने कहा था कि आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आपसे मालूम करना चाहूँगा कि इस अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या कहते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, संगे खैर दे। मेरी पश्तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। बहरहाल ये बताएं कि अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस में जो 17-18 जुलाई को हो रही है, और काबुल से तो क़यादत आ रही है, मुझे नहीं इल्म के बाकायदा आपको दावत मिली है या मिलेगी, तो क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस बात में तफसीलात की आगाह नहीं है। अगर इस बार तफसीलात हमें रस्मी तरीक़ों पर आएंगे इंशाल्लाह हम इस पर गौर करेंगे। और हम इमारत इस्लामी का तरीक़ाकार यही है कि हर कोई फुर्सत की भी कि हम सिर्फ सुलह और अमन के पहुँच गए, इंशाल्लाह हम उसकी इस्तिफादा करेंगे और इसके गैर मकदम कहते। लेकिन नई बात है, नई बात के बारे में हमारे से मालूमात शरीक नहीं होगी। हर जमान की मालूमात आएगी, इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब तो शायद कोई 48 घंटे रहते हैं, शायद पता नहीं आखिर वक्त में भी शायद अगर बुलाया जाए तो आप जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बैठ के पीस टॉक है ना ये ज़बीला।
हम कहते हैं कि हर फुर्सत की हम उसका मुफीद फिक्र करेंगे और या यकीनी हो कि हम इसे बातचीत के मुज़ाकरात की कामयाबी के रास्ते हम उसकी इस्तेफादा करेंगे। और लेकिन एक ही बात है कि हर निशस्त की और हर दावत की हमारे से मालूमात ज़रूरी है कि आएंगी, जुज़ियात क्या है और हम किस शर्त पर शिरकत करेंगे और मौजू मौजू का कि उसका बात करेंगे, वो मौजू क्या है, इसमें ज़रूरी है कि हमसे मालूमात पहुँच गए। ठीक है, तो चमन पे तो आपने झंडा लहरा दिया, तोरखम पे भी लहराने का इरादा है, फिर काबुल का तख्त की तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही है जी। हम कोशिश करेंगे स्पिन बॉल तक में हमारा कब्जा है और सूबों और जिलों में भी हमारा मुजाहिदीन की हालत पेशरवी है कि इंशाल्लाह इसके तोरखम भी शामिल था। अच्छा, लेकिन एक बड़ा जो वादे मौक़िफ़ आ चुका है वाशिंगटन का भी, हमारा भी थी भाई क्या कि अगर आपने ताकत के ज़रिए यानी बंदूक के ज़ोर पर, और हमारी गवर्नमेंट का भी है, अगर किया गया और आपको पता है ना फिर उसके बाद कितनी खुरेदी होगी, तो शायद मुश्किल नहीं होगा कि ना इस्तांबुल, ना वाशिंगटन, ना तेहरान, ना इस्लामाबाद, अगर मैंने कहा कि जंग के ज़रिए, ताकत के ज़रिए आप गए उधर। असली बात यही है कि हम से ये भी नहीं चाहते हैं कि ताकत की जरिए से तमाम कार के हासिल हो गए, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते और हमारे से जानिब मुकाबिल इखलासमंदाना और सादिकाना तौर पर हमारे से बातचीत नहीं करेंगे, अफगान लोग की कोई रास्ता नहीं कि बिदुन ये ताकत के इस्तेमाल के हल की पहुंच गए। हम नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में जंग लड़ाई जारी होते और हम उसके इंतजार करेंगे। चलिए, वैसे तो मैं चाह रहा था कि पश्तो में सवाल करें, लेकिन हमारे यहाँ मुग़ल दौर में हिंदुस्तान में कहा जाता था कि जब मुग़ल हमल करते थे कि हनूस दिल्ली दूरस्त, तो मैं भी ये कहूँ कि हनूस काबुल दूरस्त लोगे, लेकिन अगर नहीं काबुल दूर नहीं, हम काबुल से बहुत नजदीक थे और अगर हम फैसला करेंगे और तस्लीम का काम करेंगे इंशाल्लाह काबुल हमारे कब्जे में आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि और बात हो, बाकी बातचीत और मुज़ाकरात के तरीके पर हल हो गए। ठीक है, शुक्रिया ज़बीउल्लाह साहब। मैं क्योंकि हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, बड़ी हसास पोस्ट पे हैं, हमारी डॉक्टर हुमा बकाई और सुमेरा खान का क्या है भाई, जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, जो चाहे करें, तो मैं नहीं चाहूँगा हमारे चौधरी साहब से जो हमारे मोहब्बत के और ताल्लुक़ हैं, आजकल एंकर ताल्लुकात ख़राब करने में ज़्यादा रोल अदा करते हैं हुकूमत और उसके जाने, लेकिन फिर भी हमारे, मैंने कहा ना चौधरी साहब, आप तो डॉक्टर हुमा बकाई और सुमेरा अफ़गान उमूर के हवाले से, और फिर हमारा ज़ाती भी ताल्लुक़ रहा काबुल में भी साथ रहे, तो ये मैं ख्याल इन दोनों ख़वातीन को चाहूँगा कि आपसे इस पे सवाल कर लें। डॉक्टर हुमा, अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का तो आपने एक सर का जो उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने वाज़े कर दिया, और ख़ास तौर पर अगर अवान अमन कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो मैं भी चाहूँगा चौधरी साहब से, इसमें अभी तक तस्दीक हुई है, शायद करज़ई आए, अब्दुल्ला आए, कौन कौन आए, आपने को फॉलो कर रही है डॉक्टर हुमा बकाई? जी, मेरा तो ख्याल है कि जो मैंने मीडिया पे देखा वो तो ये है कि जो तालिबान लीडरशिप है उसको याद दहानी की गई है और उससे कहा गया है कि वो ज़रूर इस डायलॉग का हिस्सा बने और इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएं। और इससे पहले जो दो अहम इस तरह के इंटरेक्शंस हुए, एक तेहरान में हुआ और एक मॉस्को में हुआ, दोनों जगह तालिबान मौजूद थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी और उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, जो मैं समझती हूँ किसी हद तक खुशाइंद भी था। उन्होंने कहा कि हम अफ़गान ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मज़ीद अफ़गान ब्लड स्पिल नहीं होने देंगे और ना इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, ना इंटरफेरेंस अफ़गानिस्तान के अंदर चाहते हैं। मेरे ख्याल है जो सबसे अहम सवाल है वो आपने भी उठाया, और वो ये है कि तालिबान पोजीशन ऑफ पावर में तो डेफिनेटली हैं, और अगर कुछ रेजिस्टेंस आती है तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो इलाक़ों पे दोबारा काबिज़ भी हो रहे हैं, अपने झंडे भी लहरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 90 की दिहाई से 2021 मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ताकत के हसूल इक़्तिदार ताकत के बल पर तो उन्होंने 1990 में भी किया था। अब सवाल ये है कि ये जो हसूल इक़्तिदार होगा ये लेजिटिमेट होगा
कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगा। ब्रिटेन से बड़ा अहम स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा अगर तालिबान ताकत में आते हैं तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनको लेजिटिमेट ताकत हो उनके पास, बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो। और मेरा ख्याल है कि तालिबान लीडरशिप अब बहुत पॉलिटिकली सेवी है, उनकी सफ़ों में बहुत तालीम याफ्ता लोग भी हैं। ठीक, डॉक्टर साहबा ये मैं चाहता हूँ कि दोनों सवालों के आप जरा सुमेरा, आपने मेरा सवाल भी था, डॉक्टर साहब ने जवाब भी दे दिया, और जैसे मैंने कहा कि चौधरी साहब बैठे हैं और आपने ज़बीउल्लाह जो उनके तर्जमान हैं उन्होंने भी कहा, कहते हैं जी चमन तक आ गए हैं, तोरखम तक भी आ गए हैं, आगे मुझे खाना जंगी की बात हो रही है, और फिर सबसे ज़्यादा अहम ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें कौन कौन शरीक होगा। सुमेरा, ये सवाल भी मैं चौधरी साहब से करूँगा बाद में, लेकिन आप सवाल कर लें पहले जी। जी मैं इस वक्त दोनों हजरात लाइन पर हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद और नहीं मुजाहिद साहब को तो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा क्यों मैं जिगड़ों में पढ़ूं, तालिबान से वैसे भी आपको पता है मुझे रखता है, मैंने उनके सवाल किए, उनको रुखसत कर दिया। चौधरी साहब जरूर है हमारे साथ मौजूद और डॉक्टर हुमा जी। सुमेरा अच्छा, मेरे पास जो अभी फ्रेश इंफॉर्मेशन आई है मैं वो शेयर कर लेती हूँ, पहले गो के सोर्सेज से आई है, मगर बताया ये जा रहा है कि कल गो के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक जज्बा खैर सगाली के तौर पर और कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े, उन्होंने साबिक सदर हामिद करज़ई से गुफ्तगू की, जो कि कंफर्म भी की, काबुल में हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ करज़ई साहब की गुफ्तगू हुई है। मगर फिर सुनने में ये आया कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड हामिद करज़ई साहब की कोई बातचीत हुई है, जिसको अभी शेयर नहीं किया जा रहा मीडिया के साथ। और उसके बाद कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमती अराकीन को तो वंस अगेन मुस्तनद ज़राए के ज़रिए ये पता चली है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान में कुछ इस वक्त चपकलिश आई है डिवीजन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर कि डेलीगेशन जो है वो दोहा का कौन लीड करेगा, तो दोहा वाला भी सस्पेंशन में चला गया डायलॉग। और जो पाकिस्तान में उनके हुकूमती अराकीन को दावत दी गई थी, हनीफ अतमर साहब हैं उसके अंदर, रहमतुल्लाह नबील साहब हैं उसमें, और बहुत सी शख्सियात हैं, प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब से भी इस हवाले से उनको इन्विटेशन जो है कॉन्फ्रेंस के लिए दिए गए। हुकूमती अराकीन के साथ साथ जो बाकी अराकीन है उनकी भी शिरकत यहाँ तक अगर आइए सुमेरा भी, मैं ये चाहता हूँ कि ये इस पर हम जरा आगे बात बढ़ाने से पहले मैं चौधरी साहब से जरा ये कंफर्म कर लूँ, जब ऑफिशियली क्या, एक तो अगर ये कोई सीक्रेट नहीं है मैं आपको जोर देकर नहीं कहूँगा, लेकिन जो दावतनामे दिए गए उसमें जो अभी तालिबान तक तो शायद उनके नुमाइंदे तक नहीं पहुँचा, उन्हें भी शरीक करेंगे, या अफगान अमन कॉन्फ्रेंस में काबुल जो एक बारह एक UN जिसे तस्लीम करता है, हुकूमत तो वही अभी तक बैठी हुई है, और उनके तेहरान किन किन को अभी तक फाइनलाइज हुआ है या प्रोसेस में है अभी तक चौधरी साहब? जी बरेलवी साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर जो पोजीशन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के साथ पाकिस्तान ने इंगेज करना है। हमारी आपके इल्म में है तालिबान के साथ पाकिस्तान में माजी में बहुत सारी नशिस्तें हुई, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए, हमने उनसे कंसल्ट किया, हमने उनके मौक़िफ़ को जाना और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह पाकिस्तान अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना एक रोल अदा कर सकता है। आपके इल्म में है अभी तक अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर जो 3 इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई लास्ट ईयर, उसमें से पहली तालिबान और US के दरमियान पीस एग्रीमेंट था, दूसरा इनिशिएशन ऑफ इंट्रा अफ़गान निगोसिएशंस थी, और तीसरा एग्रीमेंट था ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो इन तीनों के ऊपर पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार था। हमारी क्योंकि तालिबान के साथ पहले बहुत सारी नशिस्तें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, इस वक्त इस पीस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि तालिबान के अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उन्हें इंगेज किया जाए, उन्हें कंसल्ट किया जाए और उनसे ये समझने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान क्या फर्दर रोल प्ले कर सकता है अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर, और पाकिस्तान किस तरह असिस्ट कर सकता है इस पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने में। तो इसमें हमारे जो इनवाइटीज़ हैं, लेट मी क्लैरिफाई टू यू, उसमें जो तालिबान के अलावा बाकी जो दूसरे अफ़गानिस्तान के अंदर लीडर्स हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उन्हें मदऊ किया गया है और हमें बहुत सारे लोगों से जो है वो कंफर्मेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। जी
रशीद दोस्तम, हिकमत यार वगैरह, इनके बारे में आपका इशारा है? इनकी कॉन्फ्रेंस होगी जी 18 और 19 जुलाई को ये होगी। 17 तारीख को ये इनवाइटीज हमारे इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और 18 और 19 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस होगी जी इस्लामाबाद में। तो साहब हमारे साथ रहिएगा। सुमेरा, डॉक्टर मोहम्मद बकाई हमारे साथ हैं। मैं एक क्विक ब्रेक के बाद आऊँगा और ज़रा ये तस्वीर कर लेता हूँ कि 18 और 19 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 17 जुलाई को मधु होंगे, चौई साहब और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। दूसरे खारजा के तर्जमान मोहतरम जाहिद चौधरी साहब बड़े मसरूफ़ हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब मैं सवाल करने के बजाय आप अगर चाहें तो शेयर करें इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और फर्दर हवाले से, ताकि उनका मौक़िफ़ ज़्यादा अहम है ना। हमारे सवाल तो होते रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद बकाई जी। देखिए जी, पाकिस्तान की तरफ से ये अच्छा इनिशिएटिव है, और लेकिन ये समझना कि इस इनिशिएटिव से कोई फौरी तौर पे रिज़ल्ट आ जाएगा, मैं समझती हूँ कि ये खाम ख्याली होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि जो तालिबान के मद्दे मुकाबिल लोग बैठेंगे उनमें आपस में क्या उनके ताल्लुकात हैं और फिर वो तालिबान से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाहे अशरफ गनी हों, चाहे करज़ई हों, चाहे अब्दुल्ला हों, इनका ह्यूज मिसट्रस्ट है तालिबान के साथ। जो इस वक्त सूरत हाल ग्राउंड पे थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है, जो तालिबान को ज़्यादा मुस्तहकम करती है, वो ये कि जो नर्दर्न अलायंस के इलाके थे वो वहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई है तालिबान के लिए, और वो वन आफ्टर द अदर उन्होंने फॉल किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पावर स्ट्रगल जो है वो हेविली इन द फेवर ऑफ द तालिबान है, और वो इसी तरह चलेगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, ट्रांजिशन होगी। तालिबान में दोबारा कहूँगी कि अच्छे इंडिकेटर्स दे रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन का हसूल ऑब्जेक्टिव है, अब्दुल्ला हो, गनी हो या करज़ई हो, उनका अगर ये ऑब्जेक्टिव है और वो अपने छोटे मफादात में नहीं फंसे हुए, तो मेरा ख्याल है कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए अफ़गानिस्तान में हसूल अमन के लिए। 40 साल कॉन्फ्लिक्ट है जी, कितना और आप अफ़गानी खून बहाएंगे। और अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने सबसे बड़ा रेफ्यूजीज का बोझ उठाया था, वो मना कर रहा है कि अब हमें रेफ्यूजीज नहीं हम ले सकते, हम ये चीज़ नहीं उठा सकते। यही सूरत हाल ईरान में, यही सूरत हाल दीगर ममालिक में। जी चौई साहब, डॉक्टर साहबा ने कुछ वजाहत कर दी, बल्कि इसमें अभी तक ऑफिशियली तालिबान को बुलाने की दावत दी गई है, और डॉक्टर साहबा ने जो सवाल तबसरा किया, तजज़िया किया, चौई साहब कंक्लूड कर दें इसको। जी बरेलवी साहब, मैं दोबारा आपको ये वाज़े करता चलूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें तालिबान को मदऊ नहीं किया गया, क्योंकि तालिबान से हमारी माजी में कई मरतबा नशिस्तें हो चुकी हैं। इस दफ़ा जो बाकी दूसरे लीडर्स हैं, अफ़गान लीडरशिप है, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उन्हें इस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। तो मैं दोबारा वजाहत कर दूं कि यहाँ पे जिस तरह डॉक्टर बकाई ने बात की कि कोई फौरी तौर पे आउटकम, तो इसका मकसद दोनों साइड्स को साथ बिठाना यहाँ पे नहीं है। हमने तालिबान से बात की, हमारी उनसे डिटेल्ड कंसल्टेशन हुई, डिस्कशन हुई, हमें उनके मौक़िफ़ से आगाही हुई। अभी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए जो बाकी अफ़गान लीडरशिप है उनकी पोजीशन को जानना, उन्हें कंसल्ट करना और ये समझने की कोशिश करना कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। रेलवी साहब, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का क़याम है। हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का क़याम इसलिए चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन पर। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी भी किस्म का सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो जिसे स्पॉयलर्स फिल कर सकें। हम ये भी नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जिससे फर्दर इनफ्लक्स हो ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ इनटू पाकिस्तान। जिस तरह हमने पहले भी ये बात की कि पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू होस्ट ओवर 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान। हम मुतहम्मल नहीं हो सकते मज़ीद अफ़गान रेफ्यूजीज़ के इनफ्लक्स इनटू पाकिस्तान।
और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान के जो इनिशिएटिव्स हैं रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से, रीजनल इकनॉमिक कनेक्टिविटी के हवाले से, चाहे वो हम कैसा की बात करें, कैसा 1000 की, चाहे हम वो गैस पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, चाहे हम रोड एंड रेल कनेक्टिविटी की बात करें, हम ये समझते हैं कि उस सब के लिए, उन इनिशिएटिव्स की कामयाबी के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का क़याम ज़रूरी है और इस सिलसिले में हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और इन इनिशिएटिव्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए देखें वेलफेयर ऑफ द अफ़गान पीपल है। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है बिकॉज ऑफ ओवर 4 डेकेड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी देयर, वहाँ पे जो जंग है। तो हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अमन का क़याम मुमकिन हो सके और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपना रोल पहले भी प्ले किया एंड वी रिमेन कमिटेड। हम अपना मुस्तकबिल में भी अफ़गान पीस के हवाले से रोल प्ले करते रहेंगे। क्विक सवाल डॉक्टर साहब कर लें, चौधरी साहब को निकलना भी। जी मैं बस एक सवाल ही पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि फरमाया कि आप तालिबान के साथ इन कंसल्टेशन हैं और अब ये कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, तो क्या पाकिस्तान जो है वो समझिए ब्रिज के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो तालिबान का मौक़िफ़ है वो आप उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और फिर उनका जो रिएक्शन रिस्पॉन्स आए वो फिर तालिबान तक लेके जाएंगे? क्या पाकिस्तान इस वक्त ऐसा कोई किरदार अदा करना चाह रहा है इन 2 दिन में? डॉक्टर साहब, हमने ये बिल्कुल ब्रिज का रोल भी प्ले करने के लिए हमने माजी में भी इस तरह का रोल प्ले किया और मुस्तकबिल में भी हम ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि देखें जो लास्ट ईयर 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो थी वो तालिबान और यूएस के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ वो है। तो उसमें भी सर्टनली वी डिड प्ले अ रोल, हमने एक ब्रिज का किरदार वहाँ पे भी अदा किया। तो हम ये समझते हैं कि देखें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है डॉक्टर साहिबा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। हम ये भी चाहते हैं कि अफ़गान पीस प्रोसेस जो है वो अफ़गान लेड एंड अफ़गान ओन्ड हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला बहरहाल अफ़गानिस्तान के अवाम ने करना है। पाकिस्तान का रोल एक फैसिलिटेटर का है, हम वो रोल माजी में भी अदा करते रहे हैं और आइंदा भी अदा करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप मुतमईन हो गई चौधरी साहब से या नहीं? क्योंकि निकलना है, अगर एक मैं कोई सिर्फ कर लूँ। अच्छा, ये चौधरी साहब आखिरी बात ये कि शुक्रिया रिस्पांस आए इस इनिशिएटिव की। लेकिन ये आप क्या मदू कर रहे हैं तमाम मदूबीन जो आ रहे हैं, या पॉलिटिकल किसको सिर्फ आप रखेंगे सिर्फ फॉरेन उमूर से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी या कौमी असम्बली या सेनेट, या इसको प्योर आप चाहते हैं कि यानी काबुल के नुमाइंदा हों, आपकी हुकूमत के तर्जुमान हों और जगह से मदूबीन अभी तक जो कुछ अगर फाइनलाइज हुआ है? चौधरी साहब। रेड्डी साहब, मेरा ख्याल है कि हमने इस पे काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर ली है। बाकी जो ही ये प्रोसेस आगे चलेगा इंशाल्लाह वी विल बी हैप्पी टू शेयर फर्दर डिटेल्स विद यू। जी शुक्रिया मोहतरम जाहिद चौधरी साहब, आपने हमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए और मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि चौधरी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं और एक ऐसे वक्त पर जबकि इस कॉन्फ्रेंस में जो 18 और 19 जुलाई को हो रही है, इस एतबार से बड़ी अहम है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि, और ख़ास तौर पर इंडिया का ये बड़ी दिलचस्पी थी कि पाकिस्तान को बाहर रखकर जो है, चाहे दोहा में गुफ्तगू हो, तेहरान में हो, वाशिंगटन में हो, इस्लामाबाद शरीक ना हो। उन्होंने कुछ स्पॉइल करने की भी कोशिश की काबुल को भी और ख़ुद हमारे दोहा में बैठे तालिबान को भी। लेकिन ये जो एक स्टेप फॉरवर्ड उठाया है हमने अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस का जो 18-19 जुलाई को हो रही है, कई एतबार से अहम है। और जिस तरह के दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी कह रहे थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे कि हम ये चाहेंगे कि फैसिलिटेट करें पीस की टॉक की मेज़ पर लाकर फाइनल गुफ्तगू के लिए, ताकि खाना जंगी के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, ये कोई खौफनाक जंग की बातें हो रही हैं, उसके बगैर तालिबान और काबुल में बैठे हुक्मरान एक पीसफुल प्रोसेस से गुजर के अफ़गान अवाम को मज़ीद तकालीफ से बचाएँ। एक और अहम इशू भी आ गया, कहते हैं जी वो पेट्रोल बम गिर गया, चलें इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
जायरुल्ली आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान भी अपनी जगह, उज़्बेकिस्तान भी अपनी जगह, ये सब मसाइल, लेकिन आम आदमी का ताल्लुक जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान और फिर जुड़ा हुआ है पेट्रोल से। ग़ालिबन कराची में 18-19-20 हज़ार तो मोटरसाइकिलें होंगी और इनमें एक दो नहीं 3 लोग, यानी आधी ट्रांसपोर्ट इन मोटरसाइकिल वालों पे चलती है। और आज हुकूमत ने कहते हैं बम गिरा दिया। 11 रुपये प्राइम मिनिस्टर को समरी गई थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाए, लेकिन 5 रुपये 40 पैसे बढ़ाए गए हैं। फिर मिट्टी का तेल भी इस तरह कोई 1.5 रुपये बढ़ाया गया है। हमारे साथ रज़ा खान मौजूद हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो के नुमाइंदा, इसको गहरी नज़र देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं रज़ा, एक तो मैं आपसे मालूम करूंगा कि ओगरा ने जो आमतौर पर इस तरह इनको समरी भेजते हैं और फिर समरी पे जो आता है, लेकिन क्या जहाँ प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते थे? माशाल्लाह उनको गरीबों का दर्द है, आवाम का दर्द है। भाई जो पजेरो वाले हैं जो 100 लीटर डलवाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले 50, 60, 70 लीटर डलवाते हैं, 10,000, 15,000 का पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल वाला है ये 100 रुपये रोज़ डालता है या 200 रुपये के रोज़ डालता है। और कितनी तादाद, मैंने कहा कराची में भी कोई 16 से 20 हज़ार मोटरसाइकिलें। तो ये पेशेंट नहीं कहा जा सकता था कि जो छोटी गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिलें, इन पर 1-2 रुपये बढ़ा देते, इन पर भले 5 की जगह 10 रुपये कर देते, पैसे तो पूरे हो जाते ना। तो ये कौन सा मौका होता है, क्या वजह होती है जिसके सबब पेट्रोल की कीमत में जंप करती हैं? रज़ा खान जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत, एक तो यह तरीक़ाकार निकाल लिया गया है कि ओगरा की जानिब से एक ज्यादा अमाउंट में समरी भेजी जाती है और फिर ये प्रेस रिलीज दी जाती है कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो ज्यादा महंगाई नहीं करने दी और कम कीमत बढ़ाई है। ये एक तरीक़ाकार है, शायद एक मीडिया टैक्टिक है, ताकि लोगों को यह बराबर कराया जा सके कि इतनी ज्यादा कीमत नहीं बढ़ाई गई जितनी बढ़ाना मजबूरी थी। अब इतने भी सादा लोग नहीं हैं रज़ा खान, ये तो बरसों से चला रहा है, इतने भी सादा लोग नहीं हैं ये कह दें कि ओगरा ने ये दरपेश की और खान साहब नहीं करते। मैंने देखा कि हम करें भाई, जो बड़े 1 करोड़ की गाड़ी वाली पे करें उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले हैं जिनका मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ, और वो पुलिस वाले अलग तंग करते हैं उनको। हर चौराहे पर देखो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उनको रोक के उनसे कह रहा है ये पहना नहीं पहना, लेना है उसको ज़रूर है, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट 50-100 रुपये, यानी एक अलग बम उन पर उस पर बम गिरता है रोज़। ये भी तो है ना रज़ा? जी बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं शायद ये टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है कि मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल पंप पर ही सब्सिडी दी जाए, और जो पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ी वाला या कम सीसी की गाड़ी वाला पेट्रोल डलवाता है तो उसको राहत दी जाए। ये माजी में इस तरह की कुछ बात चली थी कि किस तरह आटे पर भी सब्सिडी दी जाए, बिजली पर भी, लेकिन गरीब आदमी को टारगेट करके सब्सिडी दी जाए। लेकिन फिर ये काफी गंभीर मसला था और इसमें ये परेशानियां सामने आ रही थी कि किस तरह गरीब आदमी का इंतखाब किया जाएगा, किस तरह सब्सिडाइज किया जाएगा। और ये ख्याल था कि शायद लोग मोटरसाइकिलों में जाके पेट्रोल भर के जाके फिर वो उसको जखीरा कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल भर के वहाँ बेचते होंगे। मैं कह रहा हूँ जी, वो अव्वल तो बेहतर सरकारी गाड़ियाँ होती है, बड़े पजेरो। ये तो मैंने कहा ना, अगर आप 5 रुपये ही बढ़ाते हैं और 20 लाख रुपए, 20 लाख अगर मोटरसाइकिलें कराची में, तो लगा लें हिसाब किताब, 1 करोड़ रुपये आपने एक झटके में जो है ले लिया। वही बात है ना कि आम आदमी की जो है मसाइल में कमी नहीं आ रही ना, या खासतौर पर पेट्रोल के हवाले से। जी बिल्कुल, देखा जाए ये वज़ीर-ए-आज़म जो है मौजूदा पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी जमात, ये गरीब आदमी को और मिडिल क्लास का नारा लगा के आए थे, लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है यही देखा गया है कि जो इंतहाई आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सबसे पहले आप आटे को देख लें, चावल को देख लें, चीनी को देख लें, और उसके अलावा अद्वियात को देख लें, तो पहले 2 सालों में जो महंगाई का ट्रेंड रहा है गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत, अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की या नून लीग की हुकूमतों में, तो वहाँ आटे की कीमत 1 रुपया फी किलो बढ़ जाती थी, या चीनी की कीमत भी उनके 5 सालों में 6 से 7 रुपए किलो बढ़ती थी। लेकिन जिस लेवल पे जंप किया है इन पहले 2-2.5 सालों में गवर्नमेंट के होते हुए, ना सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस बल्कि जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं, जिनमें खाने पीने की खुसूसन बुनियादी अशिया है, उस पर तो यह देखा गया है कि जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, और यही हाल पेट्रोल का है। ठीक है रज़ा खान, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आम आदमी मुतासर हो रहा है। इसीलिए मेरा कहना था कि हमारे खान साहब और कप्तान ज़रूर कीमतें बढ़ाएं पेट्रोल की या डीजल की, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए। और ये कतई बात दुरुस्त नहीं है कि जी मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल इधर डलवाते हैं उधर बेच देंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें जो सब्सिडी बड़ी बड़ी आप लोगों को देते हैं, फैक्ट्रियों को, कारखानों को, बिजनेसमैनों को, आम आदमी मोटरसाइकिल में कराची का, पाकिस्तान का सफ़र करता है, जिनकी तादाद करोड़ से तो ऊपर ही होगी।
कौन सुनता है फ़ग़ान दुर्वेश, लेकिन दरख्वास्त भी करना चाहिए, कहना भी चाहिए। और इसके साथ ही मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आप सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास वक्त है, तो GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।